भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आईओसी अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत में कहां स्थापित करने जा रही है। चार विकल्प हैं। ए बड़ौनी, बी मथुरा, सी पानीपत अथवा डी गुवाहाटी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने जा रही है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। कहां पर? मथुरा में स्थापित करने जा रही है। कौन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी। इस कदम का उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, जो उद्देश्य है भविष्य में तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहना। जैसा कि मालूम है कि ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज टेक्नोलॉजी स्पेस पर अनुसंधान को लगातार आगे की ओर बढ़ा रहा है, जहां वह अपने पेरिस जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक सहयोग का भी प्रयास कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन अपने आप में एक स्वच्छ ईंधन है। जी हां, हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, किंतु इसमें कार्बन उप उत्पाद भी निकलते हैं, ठीक है ना। दोस्तों हाइड्रोजन भविष्य के लिए एक उपयोगी ईंधन है, इसलिए कंपनी प्रायोगिक आधार पर कई हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही है। ध्यान रखिएगा कि भारत में ईंधन की मांग 2040 तक बढ़कर 400 से 500 मिलियन टन हो जाएगी। यह ऐसा अनुमान है, जो वर्तमान में अभी 250 मिलियन टन है। यानी ऊर्जा की लगातार जो बढ़ती डिमांड है उसे पूरा करने के लिए इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। एरियल हेनरी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ए हैती, बी निकारागुआ, सी पनामा अथवा डी ग्वाटेमाला। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैती। दोस्तों इस माह के प्रारंभ में जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई थी, जो हैती के राष्ट्रपति थे। तो इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच 20 जुलाई 2021 को हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में एरियल हेनरी को नियुक्त किया गया है। एक्चुअली 7 जुलाई 2021 को जब राष्ट्रपति की हत्या हुई, तो हत्या से कुछ दिन पहले ही उनके द्वारा ही हेनरी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। अब सितंबर माह में नए राष्ट्रपति के चुनाव हैती में होने वाले हैं और तब तक के लिए अब हेनरी हैती का नेतृत्व करते रहेंगे। दोस्तों एक बेहद आसान सवाल आप लोगों के लिए है कि हैती किस महाद्वीप में स्थित है। इसका जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितनी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे मैं देखना चाहूंगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस नगर में स्थापित किया गया है? ए लंदन, बी एम्स्टर्डम, सी रोम अथवा डी पेरिस। दोस्तों इसका सही आंसर है बी एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है। जी हां, इस ब्रिज का निर्माण एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने किया है। इस कंपनी का नाम है MX3D। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम, जी हां 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है और इस ब्रिज के डिजाइन से लेकर तैयार करने तक का पूरा काम रोबोट ने ही किया है। याद रखिएगा, रोबोट के द्वारा ही यह ब्रिज निर्मित किया गया है। इसे एम्स्टर्डम की सबसे पुरानी नहर पर लगाया गया है, जो एक आकर्षण का केंद्र है। निम्नलिखित में से कहां पर ग्लेशियर के पिघलने से 15,000 वर्ष पुराने वायरस की खोज की गई है? ए अलास्का, बी साइबेरिया, सी अंटार्कटिका अथवा डी तिब्बत। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तिब्बत। वैज्ञानिकों के एक समूह ने ऐसे प्राचीन विषाणु की खोज की है जो तिब्बत के ग्लेशियरों में लगभग 15,000 वर्षों से जमे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने तिब्बत पठार से लिए गए बर्फ के 2 नमूनों में इन वायरस की खोज की है। शोधकर्ताओं ने 2015 में तिब्बती पठार में गूलियां बर्फ के खंड, जी हां आइस कैप से लिए गए 2 बर्फ के नमूनों का विश्लेषण किया था और इसी 2 नमूनों में इस वायरस की खोज की गई है। और यह बर्फ खंड समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से एकत्रित किए गए थे। ये जो टुकड़े लिए गए थे बर्फ के, ये समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ से ये वायरस खोज निकाले गए हैं, जो 15,000 वर्ष पुरानी है। हाल ही में संपन्न वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में
निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? जी हाँ, शामिल नहीं हुआ था। 4 विकल्प हैं, ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी मालदीव और डी भारत। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं हुआ था। MWC अर्थात मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास, ध्यान रखिएगा वर्चुअल बेसिस पर यह टेबल टॉप अभ्यास है, जिसका नाम है TTX 2021, भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा हिंद महासागर में बसे हुए 2 छोटे देश श्रीलंका और मालदीव तथा भारत के साथ यह संयुक्त अभ्यास था जो TTX 2021 है। 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो TTX 2021 ध्यान रखिएगा कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच गहरे त्रिपक्षीय जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। तो ये क्या है? TTX 2021, 3 देश भारत, मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? 4 विकल्प हैं, ए चीन, बी वियतनाम, सी नाइजीरिया अथवा डी कंबोडिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ए चीन। हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकॉक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फा हर्पीस वायरस एनजूटिक है। ध्यान रखिएगा इसका नाम अल्फा हर्पीस वायरस एनजूटिक है और यह मैकॉक बंदरों में मिलती है और ये चीन में यह वायरस पाया गया है। यह जो वायरस है मूल रूप से इन्हीं बंदरों में, मैकॉक बंदरों में ही पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान 1932 में ही की गई थी। 1932 में ही इसकी पहचान हो गई थी। इंसानों में यह वायरस कैसे फैलता है? तो ध्यान रखिएगा कि मैकॉक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में भी आने से यह फैलता है। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए, जी हां 2021-22 भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 4 विकल्प हैं, 10%, B 9%, C 8% अथवा D 7%। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10%। दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष, ये जो चालू वित्त वर्ष 2021-22 है, इसके लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। जी हाँ, 10% अब उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि भारत का आर्थिक विकास की दर होगी। यह जो डाउनग्रेड है उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि कोरोना महामारी के कारण जो अर्थव्यवस्था पीछे चली गई है, इसको ध्यान में रखकर ही ADB ने इसकी घोषणा की है या अनुमान लगाया है। कुछ तथ्य आप इस संबंध में ध्यान रखेंगे कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, 1966 को। कहां पर इसका मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 20 जुलाई, बी 21 जुलाई, सी 22 जुलाई अथवा डी 23 जुलाई। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत कराना और उन बीमारियों से लड़ने के लिए उन्हें मनोबल प्रदान करना। ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष 2021 में विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे की जो थीम रखी गई है वो है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ध्यान रखिएगा, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये इस वर्ष का थीम है विश्व मस्तिष्क दिवस का। पेड्रो कैस्टिलो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए पेरू, बी चिली, सी बोलिविया अथवा डी कोलंबिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ए पेरू। दोस्तों 40 वर्षों की देश की सबसे लंबी चुनावी राजनीति के बाद पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए
पेड्रो कैस्टिलो जो है ना, वे एक ग्रामीण शिक्षक रहे हैं और वे राजनीतिज्ञ अब बने हैं। उन्हें राजनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, किंतु उन्हें पेरू के गरीब और ग्रामीण नागरिकों का पूरा समर्थन प्राप्त है। वो काफी प्रसिद्ध नेता बनकर उभरे हैं पेरू के। तो कैस्टिलो ने चुनाव में दक्षिणपंथी राजनेता कीको फुजिमोरी को हराकर पेरू के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ध्यान रखिएगा, जो दक्षिणपंथी, जो कट्टरपंथी राजनेता, जो किसी सिद्धांत को मानने वाले पक्के होते हैं, उन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है। तो कीको फुजिमोरी को उन्होंने हराया और देश के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। कहां के? पेरू के। पेरू के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान रखिएगा कि यह दक्षिण अमेरिकी महादेश में स्थित एक देश है। पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की मुद्रा, जी हां, पेरू की करेंसी है पेरुवाई न्यूवो सोल। याद रखिएगा, न्यूवो सोल यह पेरू की करेंसी है, वहां की मुद्रा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने निम्नलिखित में से किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर 4 विकल्प हैं। A संदेश झिंगन, B सुनील छेत्री, C गुरप्रीत सिंह संधू अथवा D मनवर सिंह। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन A संदेश झिंगन। भारत के प्रसिद्ध सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2020-21 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये हमारे सीनियर डिफेंडर हैं संदेश झिंगन, जिसे वर्ष 2020-21 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यह सम्मान उन्हें दिया गया किसके द्वारा? भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में किसी केंद्रीय डिफेंडर को यह सम्मान मिला हो। ध्यान रखिएगा कि झिंगन को 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। वर्तमान में ये एक स्टार फुटबॉलर बनकर उभरे हैं जो संदेश झिंगन हैं। इनकी चर्चा चहुं ओर है। फुटबॉल के ये एक नए सितारे हैं भारत के। दोस्तों, 2020 में पंजाब निवासी, जी हां, संदेश झिंगन पंजाब के निवासी हैं, को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पिछले ही वर्ष इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। संदेश झिंगन ऐसे 27वें फुटबॉलर हैं देश के जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने हाल ही में विश्व धरोहर सूची में रामप्पा मंदिर को शामिल किया है। जी हां, रामप्पा मंदिर को। यह मंदिर भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प हैं। A आंध्र प्रदेश, B तेलंगाना, C कर्नाटक अथवा D केरल। दोस्तों, यह रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो आंसर है B तेलंगाना। तेलंगाना के पालमपेट में स्थित मशहूर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। काकतीय युग का यह मंदिर 800 साल पुराना है। जी हां, काकतीय शासकों का जो पीरियड था तेलंगाना में, उसी युग का यह मंदिर है। यह मंदिर 800 साल पुराना है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। 13th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, इस मंदिर का नाम जो रामप्पा है, इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। जी हां, शिल्पकार के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर रखा गया है। भगवान शिव को समर्पित, ध्यान रखिएगा, यह मंदिर जो है भगवान शिव के लिए समर्पित है। मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। शिव का ही एक प्रतिरूप है जो तेलंगाना में रामलिंगेश्वर स्वामी कहलाती है, उन्हीं का यह मंदिर है। शिल्पकार रामप्पा ने 40 वर्षों, जी हां, 40 वर्षों के अथक प्रयास के बाद इसका निर्माण किया था। 6 फीट ऊंचे सितारे जैसा, जी स्टार की तरह प्लेटफॉर्म है जिन पर यह मंदिर निर्मित की गई है और यह वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर में शिव, श्रीहरि और सूर्य देवता की प्रतिमाएं स्थापित है। 3 देवताओं के नाम याद रखेंगे, शिव, श्रीहरि और सूर्य देवता की प्रतिमा स्थापित है और यह मंदिर 1000 खंभों से बना हुआ है। यह इसकी खास विशेषता है कि इसमें 1000 खंभे बने हुए हैं। किसमें? रामप्पा मंदिर में, जो तेलंगाना का मंदिर है। वास्तुकला के दृष्टिकोण से यह मंदिर अद्भुत है।
उल्लेखनीय तथ्य ध्यान रखिएगा कि उस काल में बने ज्यादातर मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कई आपदाओं के बाद भी रामप्पा मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। यह मंदिर 1000 खंभों पर बना प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और यह तेलंगाना की प्राचीन संस्कृति की समृद्धि का भी एक प्रमाण है। तो ध्यान रखिएगा कि सरकार ने 2019 में ही यूनेस्को को इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव किया था। इसमें लगभग 2 वर्षों का समय लग गया, तो अब लंबे इंतजार के बाद यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी है। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।